मंगल ग्रह दूर से देखने पर पूरी तरह बंजर और निर्जीव लगता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ सांस लेने लायक हवा भी है, जीवन भी है और इस ग्रह का असली नाम मंगल नहीं बल्कि बारसूम है। लेकिन बारसूम धीरे धीरे मर रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है जोडांगा साम्राज्य, जो इस ग्रह के मासूम लोगों को मारकर इसके कीमती खनिजों को बेरहमी से निचोड़ रहा है। बहरूम पर दो शक्तिशाली साम्राज्यों का शासन है, जोडांगा और हिलियम। ये दोनों साम्राज्य सदियों से एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करते आ रहे हैं। इस लंबे संघर्ष में हिलियम हर बार जोडांगा को कड़ी टक्कर देता है, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब जोडांगा का राजा सेफ्थान एक भयानक रेतीले तूफान में फंस जाता है। आसमान को चीरता हुआ उसका यान तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और उसके पीछे पीछे हीलियम के युद्धपोत उसका पीछा कर रहे होते हैं। कुछ ही पलों में हीलियम की पूरी सेना जोडांगा के राजा के यान के चारों तरफ आ जाती है, लेकिन तभी आसमान से एक भीषण बिजली गिरती है जो पल भर में हीलियम के सभी यानों और उसकी पूरी सेना को भस्म कर देती है। इस तबाही के बाद सिर्फ और सिर्फ जोडांगा का राजा सेफ्थान जिंदा बचता है। उसी पल धूल से घने गुब्बार के बीच तीन रहस्यमयी और अनजान आकृतियां प्रकट होती हैं। उनकी आंखों में अजीब सी ठंडक होती है और उनका पहनावा इस दुनिया का नहीं लगता। ये होते हैं थॉर्न्स, वो रहस्यमय प्राणी जो सदियों से अलग अलग ग्रहों की किस्मत तय करते आ रहे हैं। इनका नेता मटाई श्रांग सेफ्थान के लालच को भांप लेता है और उसके हाथ में एक ऐसी शक्ति सौंप देता है जिसे बारसूम ने पहले कभी नहीं देखा था। एक नीली रोशनी से चमकता हथियार जो एक ही झटके में पूरी की पूरी सेना को मिटा सकता था। लेकिन ये कोई उपहार नहीं था, बल्कि एक गहरी और खतरनाक साजिश का हिस्सा था। थर्न सेफ्थान से कहते हैं कि अगर वह उसके आदेशों का पालन करे तो वह पूरे बारसूम पर राज करेगा। वे उसे इस ग्रह का सबसे शक्तिशाली राजा बनाने का वादा करते हैं, लेकिन बदले में वे उसे अपना एक मोहरा बना लेते हैं। उनका असली मकसद साफ होता है, बारसूम की सभ्यताओं को आपस में लड़वाकर इस ग्रह को धीरे धीरे विनाश की ओर धकेल देना। अब कहानी बारसूम के करीब 225 मिलियन किलोमीटर दूर पृथ्वी पर लौटती है। न्यूयॉर्क शहर, साल 1881। मूसलाधार बारिश के बीच एक अनजान शख्स तेज कदमों से आगे बढ़ रहा होता है। उसे साफ महसूस हो रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इस आदमी का नाम होता है जॉन कार्टर। इसी तरह वह अपने पीछा कर रहे व्यक्ति से बचता हुआ एक पोस्ट ऑफिस तक पहुंचता है और वहां एक पत्र भेजता है, लेकिन बाहर वही अनजान आदमी उसे घूरती नजरों से देख रहा होता है। यह पत्र जॉन अपने भांजे एडगर राइस बरोज के लिए भेजता है, जिसमें वह उसे तुरंत मिलने के लिए बुलाता है। कुछ समय बाद स्टेशन पर एडगर को जॉन का करीबी दोस्त मिस्टर डॉल्सन रिसीव करता है और उसे एक बुरी खबर देता है। इसके बाद दोनों जॉन की भव्य हवेली पहुंचते हैं। वहां जॉन का वकील जो बात बताता है उसे सुनकर एडगर के होश उड़ जाते हैं। जॉन कार्टर की मौत हो चुकी थी। वकील बताता है कि जॉन अपनी किताब पढ़ते पढ़ते मर चुके और यह भी कि वह जीवन भर दुनिया के अलग अलग कोनों में खुदाई करते रहे। कोई नहीं जानता कि वह आखिर किस चीज़ की तलाश में थे। एडगर कहता है कि वह अपने अंकल को श्रद्धांजलि देना चाहता है। तब वकील उसे जॉन की कब्र तक लेकर जाता है, जो एक गोलाकार कमरे के अंदर बनी होती है। वकील बताता है कि इस कमरे की चाबी किसी के पास नहीं है और इसे सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता है। जॉन की अंतिम इच्छा थी कि उसके शरीर को खुले ताबूत में रखा जाए और उनका अंतिम संस्कार ना किया जाए। जॉन ने अपने जीवन में बहुत सम्मान और शोहरत कमाई थी। कुछ देर बाद वकील जॉन की सारी संपत्ति एडगर के नाम कर देता है। फिर वह एडगर को जॉन की निजी डायरी सौंपता है और बताता है कि जॉन ने मरने से पहले खास तौर पर कहा था कि यह डायरी सिर्फ एडगर ही पढ़े। वकील के जाते ही एडगर उत्सुकता से डायरी खोलता है। पहले पन्ने पर लिखा होता है माय डियर एडगर, और यहीं से जॉन कार्टर की असली कहानी शुरू होती है। मुझे याद है जब तुम बचपन में मेरी कहानियां सुनते थे तो आंख बंद करके उन पर विश्वास कर लिया करते थे, लेकिन अब तुम बड़े हो चुके हो और अब मैं चाहता हूं कि तुम एक बार फिर मेरी इस कहानी पर भरोसा करो जो इस डायरी में लिखी हुई है। इस कहानी की शुरुआत आज से करीब 13 साल पहले एरिजोना के पिनालेनो पहाड़ों के बीच हुई थी। डायरी में आगे लिखा होता है कि जॉन एक छोटी सी दुकान में जाता है जहाँ दुकानदार साफ मना कर देता है कि बिना पुराना बकाया चुकाए वह कुछ भी उधार नहीं देगा। जॉन जवाब में दुकानदार के सामने ढेर सारा सोना रख देता है और कहता है कि यह उधार भी है और एडवांस भी, लेकिन तभी पीछे से पुलिस आ जाती है और जॉन को गिरफ्तार कर लेती है। और यहीं से जॉन कार्टर की असली कहानी शुरू होती है। असल में जॉन अमेरिकी सेना का एक बेहद काबिल और बहादुर सैनिक था, लेकिन अब वह युद्ध से पूरी तरह थक चुका था। उसके अधिकारी चाहते थे कि जॉन दुश्मन की सेना का सीधे मैदान में सामना करे।
मगर जॉन साफ इनकार कर देता है और कहता है कि अब वह किसी भी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अधिकारी के जाने के थोड़ी देर बाद जॉन अपनी सूझबूझ से एक जूनियर ऑफिसर को बहलाता है और उससे जेल की चाबी हासिल कर लेता है और इसी तरह जॉन कार्टर वहां से फरार हो जाता है। जैसे ही अधिकारी पॉवेल को जॉन के भागने की खबर मिलती है वह तुरंत उसका पीछा करने निकल पड़ता है। कुछ ही दूर जाने पर रास्ते में उनका सामना एक कबीले के लोगों से होता है जिनका पुलिस से पुराना बैर चलता आ रहा होता है। माहौल अचानक बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। जॉन हालत को संभालने और दोनों तरफ के लोगों को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक जूनियर ऑफिसर घबराहट में कबीले के एक आदमी पर गोली चला देता है और पल भर में दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। इस अफरा तफरी के बीच जॉन मौका देखकर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी अधिकारी पॉल को गोली लग जाती है। जॉन चाहे तो उसे वहीं छोड़कर भाग सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। वह पॉल की मदद करता है और उसे अपने साथ लेकर तेजी से वहां से निकल जाता है। भागते भागते दोनों एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं और वहां मौजूद एक गुफा में छिप जाते हैं। कबीले के लोग उन्हें देख तो लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र गुफा के मुहाने पर पड़ती है वे डर के मारे बिना कुछ कहे वहां से भाग जाते हैं। यह देखकर जॉन हैरान रह जाता है। जब वह गुफा की दीवार को ध्यान से देखता है तो वहाँ एक रहस्यमयी मकड़ी का चिन्ह बना होता है। उत्सुकता में जॉन गुफा के अंदर और गहराई तक चला जाता है। वहाँ एक पत्थर पर अजीब सा गड्ढा बना होता है, मानो किसी चाबी के लिए जगह हो। जॉन जैसे ही ऊपर की ओर देखता है उसकी आंखें चमक उठती है, क्योंकि गुफा की छत के पास सोने की भरमार होती है। लेकिन वह अभी यह सब देख ही रहा होता है कि अचानक उसके पीछे एक अनजान व्यक्ति प्रकट होता है और उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष होता है। काफी मशक्कत के बाद जॉन उस व्यक्ति को मार गिराता है। उस आदमी के हाथ में एक अजीब सा चमकता हुआ लॉकेट होता है। मरते हुए वह कुछ बड़बड़ाता है, जिसे सुनकर जॉन अनजाने में बारसूम शब्द बोल देता है। उसी पल एक तेज ऊर्जा का झटका लगता है और जॉन की आंखें एक बिल्कुल अनजान जगह पर खुलती है। जॉन खुद को खुले आसमान के नीचे पाता है। चारों तरफ एक बंजर और रहस्यमयी दुनिया फैली होती है। वह जैसे ही खड़े होने की कोशिश करता है बार बार गिर पड़ता है। उसे महसूस होता है मानो उसका वजन ही नहीं रहा हो। वह अनजाने में बहुत ऊंची ऊंची छलांगे लगाने लगता है, जैसे यहाँ का गुरुत्वाकर्षण धरती से कहीं कम हो। असल में जॉन अब पृथ्वी से करीब 225 मिलियन किलोमीटर दूर पहुंच चुका होता है और यह जगह कोई और नहीं बल्कि बारसूम यानी मंगल ग्रह होता है। थोड़ी दूरी पर उसे एक चट्टान के भीतर ढेर सारे अंडे दिखाई देते हैं, जिनके अंदर अजीबोगरीब जीव निकल रहे होते हैं। यह सब देखकर जॉन पूरी तरह सदमे में ही आ जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है, और वो कुछ समझ भी नहीं पाता कि आखिरकार वो कहाँ आ गया। तभी दूर से कुछ विशाल आकृतियां उसकी ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। ये हरे रंग के कुछ अजीबोगरीब प्राणी होते हैं और इन्हें कहा जाता है थार्क्स। ये बारसूम के मूल निवासी हैं। जॉन उनकी भाषा समझ ही नहीं पाता और वे उसे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी ओर हीलियम के महल में चिंता का माहौल बना होता है, क्योंकि जोडांगा का राजा सबठान अपने दिव्य हथियार से हर तरफ तबाही मचा रहा था। सेना का प्रमुख कांटोस खान राजा को बताता है कि हीलियम अपने कई युद्धयान खो चुका है और उनका आखिरी सुरक्षा घेरा भी टूट चुका है। इसी बीच हीलियम की राजकुमारी देजा थॉरिस, जो एक महान वैज्ञानिक भी है, अपनी नई खोज अपने पिता राजा टार्डोस मॉर्स को दिखाती है। वह बताती है कि जोडांगा का राजा सबठान जिस हथियार का इस्तेमाल कर रहा है वह परमाणु शक्ति पर आधारित है और उसने लगभग उसी ताकत को दोबारा विकसित कर लिया है। बस उसे थोड़ा और समय चाहिए। लेकिन देजा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि वहां मौजूद एक व्यक्ति चुपके से उस मशीन को छू लेता है और देखते ही देखते वह मशीन खराब हो जाती है। बताओ, इधर भी जादू टोना चलता है। कुछ देर बाद राजा टार्डोस अपनी बेटी देजा से कहते हैं कि अगर वह जोडांगा के राजा सबठान से शादी कर ले तो वह हीलियम को बख्श देगा। यह सुनते ही देजा साफ इनकार कर देती है, लेकिन राजा गुस्से में कहते हैं कि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। हालात के दबाव में आकर राजकुमारी देजा थॉरिस मजबूरी में यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। राजा के जाने के बाद वही व्यक्ति जिसने मशीन खराब की थी अपने असली रूप में सामने आता है और हमें यहाँ पता चलता है कि वह तो एक थॉर्न था जिसने अपने नेता के आदेश पर यह सब किया था। इधर थॉक्स जॉन को अपने कबीले में ले आते हैं। तभी जॉन की नज़र उसी लॉकेट पर पड़ती है जो उसे पृथ्वी की उस गुफा में मिला था और जो अब एक थार के पास होता है। जॉन उसे वापस पाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस तक नहीं पहुंच पाता। कुछ देर बाद थार्क्स जॉन को एक रहस्यमयी चीज़ पिलाते हैं, पर जैसे ही वह जादुई चीज़ जॉन पीता है तो उसकी इंद्रियां ऐसे काम करती है जैसे उसे डोरेमोन का कोई गैजेट मिल गया हो, यानी कि उसे अब उन लोगों की भाषा समझ में आने लगती है। अब वह थार की भाषा समझने लगता है और यहीं से बारसूम पर जॉन कार्टर की असली यात्रा शुरू होती है। रात गहरी हो चुकी थी।
चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी जॉन की आंख खुलती है और उसे एक डरावनी सी गुर्राहट सुनाई देती है। अंधेरे के बीच से एक अजीब सा जीव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। जॉन चौकन्ना हो जाता है, लेकिन वह जीव उस पर हमला नहीं करता बल्कि आकर उसके सामने ही लेट जाता है। जॉन राहत की सांस लेता है, लेकिन जैसे ही वह ऊंची छलांग लगाकर ऊपरी मंजिल पर पहुंचता है, वही जीव अचानक उसके सामने खड़ा हो जाता है। यह देखकर जॉन हैरान रह जाता है कि यह इतनी जल्दी ऊपर कैसे पहुंचा। जॉन बार बार छलांग लगाता है और हर बार वही जीव उससे पहले ही उसके सामने आ जाता है। तभी जॉन समझ जाता है कि यह कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि एक बेहद फुर्तीला कुत्ते जैसा जीव है। इसका नाम होता है वुला। वुला जॉन का पीछा करता हुआ थार्स के बीच पहुंच जाता है, लेकिन वहां मौजूद थार्स उस मासूम जीव को बेरहमी से पीटने लगते हैं। यह देखकर जॉन खुद को रोक नहीं पाता। वह वुला को बचाने के लिए उनके बीच कूद पड़ता है। गुस्से और ताकत के साथ जॉन एक ही गुस्से में अपने से 2 गुने लंबे एक थार को जमीन पर ढेर कर देता है। यह नजारा देखकर थार्स का सरदार टॉर्स टार्कस हैरान रह जाता है। वह गुस्से में दहाड़ते हुए पूछता है, यह कैदी जेल से कैसे भाग निकला। तभी सबकी नजर टार्स की बेटी सुला पर जाती है, क्योंकि जॉन पर नजर रखने की जिम्मेदारी उसी की थी। सजा के तौर पर थार्स लोहे को आग में तपाते हैं और सुला की पीठ पर दाग देते हैं। दर्द से सुला कांप उठती है। इसके बाद थार्स जॉन से कहते हैं कि अपनी ताकत दिखाओ और कूदकर साबित करो कि तुम सबसे अलग हो। लेकिन तभी अचानक आसमान में हलचल मच जाती है। ऊपर आकाश में जुरांगा और हीलियम के युद्धयान दिखाई देने लगते हैं। यह देखते ही सभी थार्स तुरंत छिप जाते हैं। जुरांगा का राजा सप्तान हीलियम के एक यान का पीछा कर रहा होता है। उसी यान में हीलियम की राजकुमारी देजा थॉर मौजूद होती है, जो अपनी जान बचाकर भाग रही होती है क्योंकि वह सप्तान से शादी नहीं करना चाहती। ऊपर आकाश में थार्स का स्नेता सप्तान से कहता है कि बस उस यान को नुकसान पहुंचाओ, लेकिन राजकुमारी को कोई चोट नहीं आनी चाहिए। नीचे जमीन पर जॉन और थार्स सांस रोके इस आसमानी लड़ाई को देखते रहते हैं। तभी राजकुमारी देजा अपने यान को जानबूझकर सप्तान के यान से टकरा देती है। उस जबरदस्त टक्कर के झटके से वह खुद यान से नीचे गिरने लगती है। वह किसी तरह खुद को संभाल तो लेती है, लेकिन उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका होता है और वह किसी भी पल गिर सकती थी। नीचे जमीन पर जॉन दूरबीन से यह सब देख रहा होता है। वह खुद से कहता है, यह तो बिल्कुल इंसान जैसी लगती है। और इतना कहते ही वह बिना एक पल सोचे अब तक की अपनी सबसे ऊंची छलांग लगाता है और ठीक वक्त पर राजकुमारी को गिरने से बचा लेता है। यह नजारा देखकर ऊपर आसमान में लड़ रहे सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। उसी पल जॉन अकेले ही सप्तान के बाकी उड़ते यानों पर हमला कर देता है। यह देखकर सप्तान बुरी तरह बौखला जाता है और जॉन पर अपना दिव्य हथियार चलाने ही वाला होता है कि तभी थार मटाईशंग उसे रोक देता है। वह कहता है, इसे मारा नहीं जाना चाहिए, इसे जिंदा पकड़ो। इसके बाद सप्तान खुद जॉन से भिड़ जाता है। शारीरिक ताकत में वह जॉन पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन तभी नीचे से सभी थार्स जॉन की मदद के लिए एक साथ हमला कर देते हैं। जॉन इसी मौके का फायदा उठाकर वहां से निकल जाता है। जॉन को बचते हुए देखकर खुशी में सभी थार्स उसकी ओर दौड़ने लगते हैं। जॉन उनसे दूर जाने के लिए जैसे ही छलांग लगाने की कोशिश करता है, तभी वुला उसके पैर को पकड़ लेता है। थार्स का सरदार टॉर्स टार्कस ऊंची आवाज में कहता है, अब से जॉन हमारे लिए लड़ेगा। लेकिन जॉन साफ इनकार कर देता है। इस पर टार्स ठंडे लहाजे में चेतावनी देता है कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वे राजकुमारी को मार देंगे। मजबूरी में जॉन को उनकी शर्त माननी पड़ी। थोड़ी देर बाद राजकुमारी देजा थोरिस जॉन से पूछती है कि उसने इतनी ऊंची छलांग लगाना कहाँ से सीखा। जॉन मुस्कुरा कर कहता है कि उसने यह कहीं से नहीं सीखा। वह अपना परिचय देता है और बताता है कि उसका नाम जॉन कार्टर है और वह वर्जीनिया राज्य से आया है। वह यह भी बताता है कि उसके ग्रह पर जहाज हवा में नहीं बल्कि समंदर में चलते हैं। यह सुनकर देजा हैरान रह जाती है, क्योंकि बारसूम पर समंदर का कोई अस्तित्व नहीं है। देजा जमीन पर बैठकर मिट्टी से सौरमंडल का चित्र बनाती है और जॉन को समझाती है कि यह बारसूम ग्रह है। तभी जॉन को पूरी सच्चाई समझ में आती है कि वह पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर पहुंच चुका है। देजा हैरानी से पूछती है कि वह इतनी लंबी दूरी पार करके यहाँ कैसे पहुंचा। जॉन उस लॉकेट की ओर इशारा करता है जो इस वक्त टार्स के गले में लटका होता है और कहता है कि उसकी मदद से। यह सुनते ही देजा समझ जाती है कि यह थर्न्स का लॉकेट है और उसे शक होने लगता है कि कहीं जॉन भी थर्न्स तो नहीं। इसके बाद देजा जॉन को थाक्स के पवित्र और प्राचीन मंदिर ले जाती है, जहां दीवारों पर प्राचीन अक्षरों में लिखा होता है कि थर्न देवियों के दूत हुआ करते थे। वे इसी लॉकेट की मदद से ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रहों पर आते जाते थे और अपना उद्देश्य पूरा करते थे। इस दौरान कबीले के सरदार की बेटी सुला बार बार उन्हें चेतावनी देती है कि बाहरी लोगों का मंदिर में आना मना है
अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो वे तीनों को मार देंगे। लेकिन जॉन और देजा उसकी बात नहीं मानते। देजा बताती है कि पश्चिम दिशा में एक और प्राचीन मंदिर है, शायद वहां जाकर जॉन को पृथ्वी लौटने का रास्ता मिल जाए। उनकी बातें पूरी भी नहीं होती कि थार्क्स को पता चल जाता है कि वे मंदिर के अंदर हैं। वे तीनों को घसीटते हुए बाहर निकाल के लाते हैं। टार्क्स गुस्से में दहाड़ता है, तुम जानते थे कि अगर सुला ने एक और गलती की तो इस बार उसे मौत की सजा मिलेगी। इसके बावजूद तुम उसे लेकर मंदिर गए और उसे अपवित्र कर दिया। इसके बाद थार्क्स का सरदार चतुराई से जॉन को सबकी नजरों से दूर ले जाता है और चुपचाप उसके हाथ खोल देता है। फिर वह जॉन को उसका लॉकेट लौटाते हुए कहता है कि उसकी एक ही शर्त है, जॉन सुला को उस पवित्र मंदिर तक ले जाए जो नदी पार स्थित है। वह नहीं चाहता कि उसकी बेटी उनके कानून के तहत मौत की सजा पाए। उसके लिए यहाँ मरने से बेहतर है कि उसकी बेटी देवी के चरणों में अपनी जान दे दे। जॉन उसे पूछता है, फिर आपका क्या होगा? टार्स शांत स्वर में कहता है, मेरी चिंता मत करो। इसी बीच बाहर मौजूद बाकी थार्क्स जब यह देखने आते हैं कि टार्स ने जॉन को मारा या नहीं, तो उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। वे समझ जाते हैं कि उनके सरदार ने उन्हें धोखा दे दिया। इधर राजकुमारी देजा, जॉन और सुला एक लंबे और खतरनाक सफर पर निकल पड़ते हैं। उस रहस्यमय प्राचीन मंदिर की तलाश में कई दिन और रातें बीत जाती हैं। वे ऊंचे पहाड़ों, रेगिस्तानों और उजड़ चुके शहरों को पार करते हुए आखिरकार पवित्र नदी के बेहद करीब पहुंच जाते हैं। उधर थर्ड्स अपने नेता तक यह सूचना पहुंचा देते हैं कि वे तीनों लगातार मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, और अगर देजा उस पवित्र मंदिर तक पहुंच गई तो वह उस शक्ति को समझना और काबू करना सीख जाएगी जो थर्ड्स ने सब थान को दी थी। यह सुनते ही थर्ड्स का नेता शांत स्वर में कहता है, चिंता मत करो, मैं उनसे पहले ही मंदिर तक पहुंच चुका हूँ। और इतना कहते ही मटाई शंख पल भर में उसी मंदिर के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। उधर जॉन, देजा और सुला पवित्र नदी पार करते हुए एक रहस्यमय संरचना के सामने आ खड़े होते हैं। यह वही प्राचीन और पवित्र मंदिर होता है। सुला को नीचे रुकने के लिए कहकर जॉन और देजा ऊपर बढ़ते हैं। जैसे ही वे भीतर कदम रखते हैं, एक अनजानी ऊर्जा पूरे मंदिर में फैल जाती है और उनके सामने एक छुपा हुआ मार्ग खुल जाता है। दोनों धीमे और सतर्क कदमों से उस संकरे रास्ते में आगे बढ़ते हैं। देजा चारों ओर देखकर कहती है कि यह जगह किसी बेहद उन्नत मशीन से बनाई गई लगती है। भीतर पहुंचते ही देजा थान का लॉकेट लेकर जमीन पर रख देती है। उसी पर एक तेज रोशनी पूरे फर्श पर फैल जाती है। देजा तुरंत समझ जाती है कि यह वही शक्ति है जो सब थान के पास है, लेकिन उनके मन में सवाल उठता है कि इतनी प्राचीन शक्ति आखिर उसके हाथ कैसे लगी। तभी उसे सच्चाई समझ में आती है। वह कहती है कि यह शक्ति थर्ड्स ने ही सब थान को दी थी। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि जॉन सच कह रहा था, वह वास्तव में पृथ्वी से आया था, उस ग्रह से जहां पानी पर चलने वाले जहाज भी मौजूद हैं। उसी समय नीचे फर्श पर पूरा सौर मंडल उभर आता है और प्राचीन अक्षरों में कुछ लिखा दिखाई पड़ता है। ध्यान से देखने पर जॉन समझ जाता है कि यह उसके ही शरीर की एक प्रति है और उसका असली शरीर अब भी पृथ्वी की उसी गुफा में मौजूद है। जॉन को वापस पृथ्वी लौटने के लिए उन्हीं शब्दों की जरूरत थी जो इस लॉकेट के साथ बोले जाते थे, लेकिन वे शब्द अब भी एक रहस्य बने हुए थे और उन्हें जानने के लिए हिलियम की महान लाइब्रेरी तक पहुंचना जरूरी था। तभी अचानक बाहर से गोलियों की आवाज गूंजती है। दोनों तुरंत बाहर की ओर भागते हैं, जहां मटाई शंख दूसरे कबीले के थार को बुलाकर इन तीनों को मारने का आदेश दे देता है। जॉन, देजा और सुला तेजी से वापस नदी की ओर भागते हैं, लेकिन थार्क्स की रफ्तार बेहद तेज होती है और वे लगातार उनके और करीब आते जा रहे होते हैं। इसी दौरान जॉन को पृथ्वी का एक दर्दनाक फ्लैशबैक याद आता है, जब उसके परिवार को दुश्मनों ने जिंदा जला दिया था और वह कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार जॉन देजा को खोना नहीं चाहता था। वह सुला और देजा को आगे भेज देता है और खुद हजारों खूंखार थार्क्स की सेना का सामना करने के लिए अकेला रुक जाता है। उनके साथ वुला भी रुक जाता है। बिना एक पल सोचे जॉन अपनी पूरी ताकत के साथ उन पर टूट पड़ता है और अकेले ही पूरी सेना से भिड़ जाता है। चारों तरफ से थार्क्स उस पर हमला करते हैं, लेकिन जॉन हार मानने को तैयार नहीं होता। तभी आसमान से एक विशाल युद्धयान भारी तोपों के साथ थार्क्स पर हमला करता है। यह हिलियम का यान होता है। उसके साथ हिलियम के राजा यानी राजकुमारी देजा के पिता अपनी पूरी सेना लेकर पहुंच चुके होते हैं। देजा तुरंत बताती है कि जॉन कार्टर ने उनकी जान बचाई थी। इसके बाद सभी लोग सुरक्षित हिलियम लौट आते हैं। जब जॉन कार्टर की आंख खुलती है तो वह खुद को एक बिस्तर पर लेटा हुआ पाता है। राजकुमारी देजा उसे अपने पास बुलाने के लिए अपने एक भरोसेमंद व्यक्ति को भेजती है। उसकी मदद से जॉन वहां से निकलता है और राजकुमारी के कक्ष तक पहुंचने के लिए एक जबरदस्त छलांग लगाता है। देजा उसे देखकर कहती है,
अगर तुम हमारे लिए नहीं लड़ना चाहते और पृथ्वी लौटना चाहते हो तो बेहतर होगा कि मैं अपने लोगों को बचाने के लिए सबथान से शादी कर लूं। इसके बाद वह जॉन के हाथ में वही लॉकेट रखती है और कहती है, जो मैं बोलूं उसे दोहराओ, फिर तुम पृथ्वी लौट जाओगे। जॉन लॉकेट को देखता है और धीरे धीरे उन रहस्यमय शब्दों को दोहराने लगता है। लेकिन जैसे ही वह पहला शब्द बोलता है, महल के दरवाजे पर अचानक जोरदार दस्तक होती है। डेजा घबराकर कहती है, जल्दी करो जॉन, वो लोग किसी भी पल यहाँ आ सकते हैं। जॉन के हाथ में वही लॉकेट होता है जिससे वह अपने असली संसार में लौट सकता था। वह लॉकेट को कसकर पकड़ता है और एक एक करके उन शब्दों को दोहराने लगता है। हर शब्द उसे उसके असली संसार के करीब लेके जा रहा होता है, लेकिन जब आखिरी शब्द बोलने का वक्त आता है तो वह रुक जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि वह अब इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाना चाहता। तभी महल के दरवाजे अचानक जोर से खुल जाते हैं। जोरांगा का राजा सबथान अंदर दाखिल होता है, लेकिन जॉन वहां मौजूद नहीं होता। राजा देजा की ओर देखकर गुस्से में पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। देजा कुछ नहीं कहती और जॉन की गैर मौजूदगी को छुपाने की पूरी कोशिश करती है। जब जॉन देखता है कि कमरा अब लगभग खाली हो चुका है तो वह दीवार से नीचे कूदता है, लेकिन जैसे ही उसके पैर जमीन को छूते हैं उसके सामने अचानक एक रहस्यमयी औरत आ खड़ी होती है। वह धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगती है और कुछ ही पलों में वह कोई और नहीं बल्कि मटाई शंख बन जाती है। वही शंख जिसने जोरांगा के राजा सबथान को वही दिव्य शक्ति दी थी। शंख किसी भी रूप को धारण कर सकता था और किसी भी ग्रह पर आ जा सकता था। अगले ही पल शंख अपनी दिव्य शक्ति से ऊर्जा का एक प्रवाह निकालता है जो तेजी से जॉन के शरीर में समा जाता है। एक जोरदार झटका लगता है और जॉन का शरीर उसकी आज्ञा मानना बंद कर देता है। वह हिल भी नहीं पाता। शंख ठंडे स्वर में कहता है, तुम्हारी शारीरिक बनावट की वजह से इस ग्रह पर तुम्हारी शक्तियां बढ़ गई हैं, लेकिन अब से तुम्हारा हर कदम मेरे नियंत्रण में रहेगा। इसके बाद शंख जॉन को अपने काबू में लेकर अंधेरे गलियारों से गुजरता हुआ एक विशाल कक्ष तक लेकर जाता है, जहां से शादी की रस्में साफ दिखाई दे रही होती है। महल के खुले प्रांगण में जोरांगा का राजा सबथान देजा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहा होता है। शंख जॉन के कान में फुसफुसाता है, यह लड़की बहुत होशियार है, इसने मेरी दिव्य शक्ति का रहस्य जान लिया था, इसीलिए आज रात जब दोनों चंद्रमा मिलेंगे तो इसे और हर उस इंसान को मार दिया जाएगा जिसने इस शक्ति के बारे में कुछ भी जाना है। शंख आगे कहता है, हम किसी ग्रह को सीधे नष्ट नहीं करते, हम बस उसके पतन का संचालन करते हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, लोग धर्मों और जातियों में बंटते हैं और फिर युद्ध शुरू होते हैं। इस ग्रह का विनाश तय है और पृथ्वी भी जल्द ही राह पर चलेगी इसी। तभी अचानक एक जोरदार गुर्राहट गूंजती है। यह कोई और नहीं बल्कि वुला होती है। वह इतनी तेजी से दौड़ता है कि पहरेदार उसे देख भी नहीं पाते। वह सीधे शंख पर झपटता है और उसके हाथ को काट लेता है। उसी पल जॉन शंख की दिव्य शक्ति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। उसकी ताकतें वापस लौट आती है। जॉन सामने खड़ी एक उड़ने वाली मशीन पर चढ़ता है और उड़ान भर लेता है। सबथान गुस्से में चिल्लाता है, उसे पकड़ो। कई उड़ने वाले जहाज जॉन के पीछे दौड़ पड़ते हैं। रेगिस्तान के ऊपर तेज रफ्तार पीछा करना शुरू हो जाता है। तभी सामने की पहाड़ी से अचानक गोली चलने लगती है और एक जहाज हवा में ही फट जाता है। यह कोई और नहीं बल्कि सुलह होती है, वही जिसने पहले जॉन और देजा को पवित्र नदी पार करवाई थी। लेकिन इसी बीच जॉन की मशीन भी दुश्मनों के हमले से टकरा जाती है और तेजी से नीचे गिरने लगती है। एक जोरदार धमाके के साथ वह रेगिस्तान में आ गिरती है और चारों ओर धूल का गुब्बारा छा जाता है। जॉन कार्टर खुद से कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर देजा को बचाना है और इसके लिए उसे पूरी सेना की जरूरत होगी। इसी उम्मीद में वह थाक्स के पास मदद मांगने के लिए पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे बंदी बना लिया जाता है, क्योंकि इस कबीले के पुराने सरदार को कैद कर लिया गया था और उसकी जगह एक नया सरदार सत्ता में बैठ चुका था। यह नया सरदार जॉन से नफरत करता था और उसे मार देना चाहता था, जबकि पुराना सरदार जॉन पर भरोसा करता था और मानता था कि वही थार्स का खोया हुआ सम्मान वापस दिला सकता है। अगले दिन जॉन कार्टर और पुराने सरदार को एक बेहद विशाल सफेद राक्षस के सामने छोड़ दिया जाता है। यह राक्षस इतना बड़ा होता है कि थार्क्स हो या इंसान सबको खिलौनों की तरह कुचल सकता था। जॉन के पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह अपनी सूझबूझ और ताकत से दोनों विशाल राक्षसों को मार गिराता है और साथ ही उस नए सरदार को भी खत्म कर देता है जिसने धोखे से सत्ता छीनी थी। इसके बाद पुराना सरदार फिर से कबीले का नेता बन जाता है। अब जॉन कार्टर का लक्ष्य साफ होता है, वह किसी भी कीमत पर राजकुमारी देजा को बचाना चाहता है। उसी दिन देजा की शादी जोरांगा के राजा सबथान से होने वाली होती है। जैसे ही दो चंद्रमाओं का मिलन होगा, शादी पूरी हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि रस्म पूरी हो, जॉन वहां पहुंच जाता है और सबको चेतावनी देता है कि यह सब एक गहरी साजिश है। पूरा हेलियम राज्य जोरांगा की सेना से घिरा हुआ है और जैसे ही शादी पूरी होगी वे हमला कर देंगे।
यह सुनते ही सप्तान तलवार निकाल लेता है और युद्ध शुरू हो जाता है। उसी समय थार कबीले के योद्धा भी वहां पहुंच जाते हैं। जॉन कार्टर पूरी ताकत के साथ जोनांगा के राजा सप्तान पर टूट पड़ता है और आखिरकार उसे मार गिराता है। लेकिन असली खतरा अभी टला नहीं होता, क्योंकि मटाई शंख सिर्फ इस दुनिया को ही नहीं बल्कि पृथ्वी को भी खत्म करना चाहता है। वह अचानक राजकुमारी का रूप धारण करके सबके सामने आ जाता है और देजा को अपनी तलवार की नोक पर ले लेता है। देजा किसी तरह उस यंत्र को छीन लेती है जिसे शंख अपनी दिव्य शक्ति को नियंत्रित करता था, लेकिन कुछ ही पलों में शंख फिर से उस यंत्र को हासिल कर लेता है। जॉन पूरी ताकत के साथ उसकी ओर छलांग लगाता है, लेकिन इससे पहले कि वह शंख को मार पाता, शंख रहस्यमयी तरीके से वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद युद्ध समाप्त हो जाता है और बारसूम पर आखिरकार शांति लौट आती है। समय बीतता है। जॉन कार्टर और राजकुमारी देजा का विवाह हो जाता है। कुछ समय बाद जब रात गहरी हो चुकी होती है, जॉन अपने कक्ष से बाहर निकलता है और आखिरी बार उस लॉकेट को देखता है जो पृथ्वी लौटने की कुंजी थी। फिर पूरे विश्वास के साथ वह उस लॉकेट को दूर फेंक देता है, क्योंकि अब उसकी दुनिया यही थी और वह पृथ्वी वापस नहीं जाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह वापस अपने कक्ष की ओर बढ़ता है, तभी एक सैनिक शंख का रूप धारण करके उसके सामने आ जाता है। वह जॉन के सीने पर हाथ रखता है और वही रहस्यमय शब्द पढ़ देता है जिनसे पृथ्वी वापस जाया जा सकता था। अचानक जॉन कार्टर फिर से पृथ्वी पर पहुंच जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को उसी गुफा में पाता है। उसका शरीर पूरी तरह अकड़ चुका होता है और उसे खुद नहीं पता होता कि वह वहां कितने महीनों से पड़ा था। वहीं उसकी नज़र ऑफिसर पॉवेल पर जाती है, जो अब एक कंकाल बन चुका होता है। जॉन वापस मंगल यानी बारसूम जाना चाहता है, क्योंकि उसकी पत्नी वही है, लेकिन अब उसके पास वह लॉकेट नहीं होता जिससे वह लौट सके। समय बीतता जाता है और अगले 10 वर्षों तक जॉन उस लॉकेट की तलाश में पृथ्वी के हर कोने को छान मारता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। पर उसे पूरा यकीन होता है कि जिस तरह थॉर्न्स मंगल पर मौजूद है, उसी तरह वे पृथ्वी पर भी कहीं न कहीं जरूर मिलेंगे। 10 साल की खोज के बाद आखिरकार उसे वह लॉकेट मिल जाता है। अब तक की पूरी कहानी जॉन कार्टर का भांजा एडगर उसकी डायरी में पढ़ रहा होता है। एडगर यह भी जानता है कि जॉन कार्टर ने मरने से पहले अपने शरीर को सुरक्षित रखने की सख्त हिदायत दी थी, क्योंकि अगर उसका शरीर नष्ट हो जाता है तो वह मंगल ग्रह पर भी हमेशा के लिए मर जाता। जॉन ने लिखा होता है कि अब उसके शरीर की सुरक्षा एडगर के हाथ में है। एडगर तेजी से उस जगह भागता है जहां जॉन कार्टर का शरीर रखा गया होता है। दरवाजे पर कुछ अक्षर लिखे होते हैं। वह अपना नाम एडगर लिखता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। इसी बीच झाड़ियों के बीच वही रहस्यमय शख्स एडगर को छुपकर देख रहा होता है। यह वही आदमी था जो फिल्म की शुरुआत में जॉन का पीछा कर रहा था। इधर एडगर लगातार दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि जॉन उसे कभी एडगर नहीं बुलाता था, बल्कि नेड कहता था। जैसे ही वह नेड लिखता है, दरवाजा खुल जाता है, लेकिन उसी पल पीछे से एक आदमी एडगर पर हमला करने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वह वार करता, एक गोली चलती है और वह आदमी वहीं ढेर हो जाता है। एडगर मुड़कर देखता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पीछे जॉन कार्टर खड़ा होता है। जॉन उसे मरे हुए आदमी के कपड़ों से वही लॉकेट निकालता है जिससे मंगल ग्रह जाया जा सकता था। यही एक बड़ा रहस्य खुलता है। असल में जॉन कार्टर ने 10 साल तक उस लॉकेट को पूरी दुनिया में ढूंढा था, लेकिन वह उसे कभी नहीं मिला। और यह आदमी जिसे उसने अभी मारा था, असल में एक थॉर्न था। उसे लगा था कि जॉन को लॉकेट मिल चुका है, इसलिए वह न सिर्फ लॉकेट वापस लेना चाहता था, बल्कि जॉन के शरीर को भी हमेशा के लिए नष्ट करना चाहता था। लेकिन जॉन जानता था कि जैसे ही थॉर्न्स को यह खबर मिलेगा कि उसे लॉकेट मिल गया है, वह उस तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। इसीलिए जॉन ने जानबूझकर एक झूठी कहानी फैलाई ताकि थॉर्न्स धोखा खा जाए और अंत में वह अपने मकसद में सफल हो जाए। अब उसके पास वह लॉकेट होता है जिससे वह मंगल ग्रह पर लौट सकता था। जॉन जाते जाते एडगर से कहता है कि जिंदगी में कोई लक्ष्य बनाओ, कोई किताब लिखो या किसी से प्यार करो। इसके बाद वह उसी सुरक्षित जगह पर लौटता है। वह बिस्तर पर लेटता है, अपने सीने पर लॉकेट रखता है और बस एक शब्द कहता है, बारसूम। उसी पल वह वापस मंगल ग्रह पर अपनी रानी के पास पहुंच जाता है। 10 साल की लंबी जुदाई के बाद आखिर जॉन कार्टर अपने घर पहुंच चुका होता है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।